नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर शीतल राजदान, मेडिकल ऑफिसर फेलिक्स हॉस्पिटल। क्या आप लोग भी परेशान हैं कि आप बच्चों को कफ सिरप देते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है या ये किस डोजेज में देना है, या आपने अपने बिजी शेड्यूल में डॉक्टर को की सलाह के बिना ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन खरीदी है, कोई कफ सिरप लिया है और आप वो बच्चे को दे रहे हैं। आपका बच्चा बहुत देर तक ज़्यादा सोया है। ये सारे सवाल अगर आपके दिमाग में हैं और इनके आप जवाब चाहते हैं, सो आज हमारे फेलिक्स डॉक्टर टॉक में हमारे साथ है डॉक्टर DK गुप्ता, चेयरमैन फेलिक्स हॉस्पिटल, जिसके साथ साथ वो एक सीनियर पीडियाट्रिशियन भी हैं। वेलकम सर, वेलकम इन आवर डॉक्टर टॉक। सो आज हम सर डॉक्टर साहब आपसे जानेंगे कि जो कफ सिरप्स होते हैं, ये कफ सिरप की कोई एज लिमिट होती है कि क्या ये बेहतर है किसी बच्चे को देना? अगर बेहतर है तो किस उम्र से शुरू करना चाहिए? देखिए, कफ सिरप की बात करते हैं तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि कफ होता क्या एक्चुअली। कफ एक फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स है, मतलब ये बीमारी नहीं है। कफ पहले बताया तो कफ क्या करता है कि अगर बच्चे को किसी को कंजेशन हो गया है, किसी को निमोनिया हो गया, किसी को वायरल इन्फेक्शन की वजह से थ्रोट कंजेशन है, या नीचे लंग्स के अंदर कंजेशन है, या ब्रोंकिल्स के अंदर कंजेशन है, तो अगर आपका कफ रिफ्लेक्स ठीक है तो कोई भी चीज़ अंदर होगी तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो उसको हम कफिंग बोलते हैं। जब हम किसी चीज़ को बाहर निकाल रहे होते हैं, नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो अंदर म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाता है, बलगम जिसको हम बोलते हैं वो बढ़ जाता है। अगर उसको नहीं निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसको दबा देगा और लंग्स को डेवलपमेंट में दिक्कत कर सकता है और आपकी वाइटल कैपेसिटी बच्चे की लंग की कम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं कफ जो है एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है और फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स है, कोई बीमारी नहीं। पहली बात तो समझ में आना चाहिए। नॉर्मली हम बच्चों को कफ सिरप देना अवॉइड करते हैं बिकॉज इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर देना भी होता है तो कम से कम जो 4 साल से ऊपर के बच्चे उन्हीं को कफ सिरप देना चाहिए, वो भी किसी डॉक्टर की सलाह अनुसार। कभी कभी रेयरली अगर डॉक्टर को लगता है कि कफ बहुत ज़्यादा है, बच्चे की दिक्कत बढ़ रही है और कोई ब्रोंकोडायलेटर दे रहा है साथ में, या कफिंग के साथ में कोई और इंग्रेडिएंट देने जो बच्चे के लिए सेफ़ है, तो उस केस में हम 2 साल से ऊपर के बच्चे को कफ सिरप देते हैं। अदरवाइज कफ सिरप बिल्कुल बैन है बच्चों में। ओके सर, अगर इन्फेंट्स की बात करते हैं, अगर इन्फेंट्स में हमें कोई सिरप देना है तो क्या उसके कोई पोटेंशियल रिस्क वगैरह है? अगर उसके बारे में आप हमें। कफ सिरप के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन है, क्लोरफेनामिन है, और बहुत सारे जो सॉल्वेंट्स हैं जिसके अंदर कफ बना सिरप बनाया जाता है। तो ये बच्चे के लिए एलर्जी दे सकते हैं, मतलब एलर्जी हो सकता है बच्चा इन चीज़ों के लिए। हो सकता है कि अगर आपने डोज थोड़ी ज़्यादा दे दो, वो सडेशन भी होता है इन दवाइयों से, तो बच्चा सडेशन हो जाए। कभी कभी रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स उसकी कम हो सकती हैं बच्चे को। बहुत सारे अगर ज़्यादा डोज दे दी, ओवर डोज दी, तो हो सकता है सांस भी रुक जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने कफ सिरप दिया और उसकी डोज नहीं बताया, आपको उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं बताया, अगर उन किसी चीज़ों से उसको बच्चे को एलर्जी है, तो भी रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बच्चे की हार्ट रेट बढ़ जाना, हार्ट की गति बढ़ जाना, जिसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, एरिथमिया हो सकती हैं, और इनकी वजह से कभी कभी मेजर रिस्क भी हो सकते हैं। जैसा हमने कई बार सुना भी है, कई सारे उसमें खबरों में कई सारे देशों में ऐसा हुआ है कि कफ सिरप पीने से बच्चों की मृत्यु तक भी हुई है। उसमें कभी कभी कॉन्टामिनेशन भी हुआ है। तो क्वालिटी भी ध्यान रखनी है हमें, ओवर द काउंटर नहीं लेना है, साथ में जो क्वांटिटी जितनी दवा डोज में देनी उतना पता होना चाहिए, और साथ में जो इंग्रेडिएंट सेफ हैं बच्चे के लिए उनके बारे में पता होना चाहिए, और डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब जो सबसे इंपॉर्टेंट तब है, तभी आपको देना चाहिए, अदरवाइज नहीं देना चाहिए। ओके सर, कफ सिरप्स का विचार करने से पहले क्या आप कुछ रिकमेंड करते हैं कि कुछ नेचुरल रेमेडीज़ हम बच्चों को दें? देखिए, नॉर्मली मैंने बताया ना, वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है बच्चों में। हर बच्चे को अमूमतः मतलब 4 से 6 बार साल में ऐसे कफिंग वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली मदर को क्या होता है, पेरेंट्स को क्या होता है, वो थोड़ा धैर्य खो देते हैं। अगर आपने कोई दवाई दी भी है तब भी 2 से 3 हफ्ते लगते हैं ठीक होने में बच्चे को, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ठीक होने में। कभी कभी कफ जो है लॉन्ग टर्म परसिस्ट कर जाता है, 4 से 6 हफ्ते भी लग जाते हैं। तो अगर कफ लंबा परसिस्ट कर रहा है, कफ के साथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको दवाइयाँ देनी है, डॉक्टर को संपर्क करना है। बट नॉर्मली बच्चा प्लेफुल है, फीवर बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का नेजल कंजेशन है, हल्की सी कफिंग है, सोर थ्रोट है, उस केस में आप जो होम रेमेडीज हैं, जैसे ल्यूक वार्म वाटर पानी पिलाना, गुनगुना पानी पिलाना, अदरक है, शहद है, 1 साल से ऊपर बच्चों को शहद देते हैं, हम 1 साल से कम बच्चों को शहद रिकमेंड नहीं करते हैं। तो उन बच्चे बड़े बच्चों को जो घर में चीज़ें हैं, तुलसी है या सूप है, गर्म चीज़ें, गर्म पदार्थ जितने घर में होते हैं, हल्दी का दूध है, ये बहुत सारी चीज़ें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नेजल सलाइन डालना। अगर नाक बंद ना हो, जैसे नेजल सलाइन डलवा दें बच्चों के नाक में, उससे भी नाक खुली रहती है और कफ ठीक होने में
मतलब बच्चों को रिकवरी में होने में टाइम कम लगता है, बच्चा स्वस्थ जल्दी हो जाता है। तो अगर घर में भी हम इन सब चीज़ों को यूटिलाइज कर लेंगे तो उससे भी ठीक हो सकता है। सर कुछ ऐसे कफ सिरप्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत सुरक्षित होते हैं, क्या हम उसका चयन कर सकते हैं? नॉर्मली कुछ ऐसे कफ सिरप्स होते हैं जिसमें क्लोरोफेनामिन है या डेक्सोमेथासोन है या ब्रोंकोडायलेटर्स में टर्बूटालिन होता है या गोफेनेसिन है या कुछ म्यूकोलिटिक्स होते हैं, एम्ब्रोक्सोल जैसे, ये बहुत सारे इनके कॉम्बिनेशंस आते हैं। वो डॉक्टर देख के बच्चे के हिसाब से कि बच्चे की क्या कंडीशन है। अगर सिर्फ ड्राई कफ है, चेस्ट बिल्कुल क्लियर है, तो हम लोग क्लोरोफेनामिन या डेक्सोमेथासोन के सिरप दे सकते हैं। वो 4 से 5 साल से अगर ऊपर बच्चा है। अगर बच्चे को चेस्ट में कंजेशन है तो उसमें हम ब्रोंकोडायलेटर देना पड़ता है, जिसमें हम कफिंग को मदद करता है, कफ बलगम को बाहर निकालने में कफ सिरप। तो डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट बच्चे की क्या कंडीशन है, तो इसलिए सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं लेना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर को भी क्या करना है, एक बार चेक करना है अच्छे से कि उसका नेजल कंजेशन तो नहीं है, थ्रोट कितना अच्छा है, थ्रोट के अंदर इरिटेशन तो नहीं है, या चेस्ट के अंदर क्या है, एयर एंट्री ठीक है, कोई एयर एंट्री कम तो नहीं है, कोई कंडक्टेड साउंड तो नहीं है, कोई राउंका या वीजेस तो नहीं, कोई क्रेफ्ट तो नहीं है, या कंजेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पसली तेज तो नहीं चल रही है। तो इन सारी चीज़ों को पहले फिजिकली असेस किया जाता है, उसके बेस पर हम लोग डॉक्टर जो है कफ सिरप को प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके सर, बहुत बार बच्चे काफ़ी टाइम के कोई एक मेडिकल मैनेजमेंट पे होते हैं। कुछ बच्चे जैसे किसी की पर्टिकुलर कोई दवाई चल रही हो, उसके बाद पेरेंट्स ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन कफ सिरप वगैरह ले लेते हैं। तो क्या ये मेडिसिन आपस में इंटरेक्ट करती हैं या कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है इन चीज़ों का? देखिए, मैं फिर बोलूँगा, बच्चों की या हम सब की जान बहुत कीमती है और कई बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिनमें बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं, मृत्यु भी या डेथ भी हो चुकी है। कोई भी ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेनी है। बहुत बार ये भी हम लोग करते हैं कि जो पुराना पर्चा होता है उसको दिखा के दोबारा सेम मेडिसिन ले लेते हैं कि 6 महीने पहले कफ हुआ था तो उसी दवाई को दिया था डॉक्टर ने। बहुत बार क्या होता है, एंटीबायोटिक डॉक्टर देता था, आप रिपीट एंटीबायोटिक बार बार दें तो उससे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट डेवलप हो जाएगा, बच्चे को उसके साइड इफेक्ट होंगे, बच्चे का गट का फ्लोरा खराब होगा। या अगर कफ सिरप था पहले, मान लीजिए ड्राई कफ था, तो हो सकता है उसमें एंटी एलर्जिक सिरप दिया होगा, तो मे बी अभी इस बार वेट कफ है, गले में चेस्ट में कंजेशन है, अगर आपने सेम चीज़ दे दी तो क्या होगा, जो बलगम है वो सूख जाएगा और दिक्कत होगी बच्चे को। मतलब उसके जो एल्वेओलाई हैं वो खुल नहीं पाएंगे, तो वहाँ उतना लंग जो है कोलैप्स कर जाएगा या उसको बाद में कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, तो वो उसकी बैटिंग कैपेसिटी कम करेगा। तो ये बड़ा ही मतलब ऐसा नहीं, क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा जांच करने के बाद, चेक करने के बाद तब डिसीजन लेना है कि हमें कब देना है। और जो बच्चे आपने बताया ना, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो हाई रिस्क बच्चे हैं, जिनको मान लीजिए डायबिटीज़ है, जो किडनी ट्रांसप्लांट के बच्चे हैं या डायलिसिस में है या निमोनिया के बच्चे हैं या COPD है, अस्थमा है, या जिनको हिमोलिटिक एनीमियाज है, तो इस तरह के बच्चे हैं, सिकल सेल एनीमिया है, तो ये हाई रिस्क बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं। इनको तो वैसे भी कोई दवाई नहीं देनी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी वो बहुत सारे मेडिकेशन पर चल रहे होते हैं, कौन सी दवाई क्या इंटरेक्ट करेगी, और कभी कभी इंट्रैक्शन बहुत रेयर पता भी नहीं होते हैं कि कार्डिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली छोटे मोटे इंट्रैक्शन होते हैं जिसमें लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब चीज़ें होती हैं। बट अगर कोई इंट्रैक्शन, सीरियस इंट्रैक्शन जिसमें बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा है या कार्डिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ऐसे केस में कफ सिरप बिना किसी सलाह के बिल्कुल नहीं देना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको बिना सलाह के आजकल एक अच्छी है कि एटलीस्ट आप लोग टेलीकंसल्टेशन बेसिक दवाइयों के लिए ले सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर को लगेगा वो आपको बता देगा, अदरवाइज वो आपको क्लिनिक में बुला के अब फिर प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको डॉक्टर मतलब कोई मेडिसिन या कफ सिरप लेना है या नहीं लेना है। सर कफ सिरप्स की अगर बात करें कि कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट होता है जिसकी वजह से हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर उसमें ये एक इंग्रेडिएंट है तो हमें बच्चे पर बहुत सावधानी से उसे देना चाहिए? बिल्कुल, तो जो कुछ कफ सिरप जैसे कोडिन है, तो कोडिन के कफ सिरप बैन हो चुके हैं, बट अभी भी कहीं ना कहीं ओवर द काउंटर ऐसी दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे देशों में कोडिन बंद हो चुका है, इन बड़ों के लिए बंद हो चुका है, बिकॉज ये कफ सप्रेसेंट है। तो इससे ड्राउजीनेस है, सेडेशन है, कभी कभी रेस्पिरेटरी सेडेशन है, मतलब सांस रुकना है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और बच्चे को कफिंग में अगर मान लीजिए वेट कफ है तो वो फिर बता रहा हूँ, वो कफ जो बलगम अंदर जमा रह सकता है। तो इसलिए ऐसे जो सिरप जिनमें कोडिन है उनको बिल्कुल नहीं देना। इवन डॉक्टर भी मुझे लगता है प्रिस्क्राइब करते हैं ही नहीं है इसको अब। जी सर ऐसे कौन से संकेत हमें मिलेंगे बच्चों में कि हमने नेचुरल रेमेडीज दी और कब हमें एक अटेंशन लेना चाहिए कि इस बच्चे को मेडिकल मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट ज़रूरी है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिर वो दूंगा कि अगर आपका बच्चा, इसको हाई ग्रेड फीवर, मतलब 102 103 से ज़्यादा बुखार आ रहा है, लगातार बुखार कम नहीं हो रहा है, उसकी पसली तेज चल रही है, उसको सांस में दिक्कत आ रही है, या जब सोता है तो बहुत आवाज़ आ रही है, घड़ 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 आवाज़ आ रही है, या जब बच्चा ने खाना पीना छोड़ दिया, बच्चा सुस्त हो गया है, बच्चों को निमोनिया की जैसी शिकायत लग रही है, पसली जैसे, या इसकी जो मसल्स हैं वो यहाँ पे जब वो सांस ले रहा है तब वो सिकुड़ रही हैं, तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं। ये ऐसे केस में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। एक चीज़ और सवाल में एक चीज़ और बताऊँगा, सॉरी, कि जो
अगर बच्चे को रात में चेस्ट पेन हो रहा है या चेस्ट पेन किसी टाइम भी हो रहा है तो ये एक बड़ा सीरियस सिम्टम है या साइन है जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बिकॉज हो सकता है निमोनिया हो या अस्थमा की सीवियर प्रॉब्लम होने वाली है। या नाइट कफ है, नाइट कफ भी ठीक नहीं होता। अगर नाइट कफ है तो साथ में बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसका जो ब्रोंकियल्स हैं पूरे खुल नहीं रहे हैं, तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं कि नाइट कफ होना, रात में कफिंग करना, छाती में दर्द होना, चेस्ट होना, पसली तेज चलना, सांस लेते समय सांस में जो पसलियाँ हैं वो मसल्स हैं वो सिकुड़ जाना, बच्चे को बहुत हाई ग्रेड फीवर होना, कफिंग परसिस्टेंट कफिंग होना, लगातार कफिंग होना, या उसका जो है सुस्त हो जाना, खाना पीना बंद हो जाना, या टॉक्सिक लुक होना। बहुत बार मदर्स ने बड़े अच्छे से पहचान लेते हैं अपने बच्चे को कि उनकी लुक कैसे है। अगर वो हेल्दी लुक नहीं दे रहा है, बहुत टॉक्सिक लग रहा है, सीरियस जैसी फील है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाया, कोई देर ना करें। ओके सर, बात करेंगे कि कोई ऐसी गाइडलाइंस हैं डोजेज के लिए, जहाँ प्रॉपर डोजेज के बारे में आप हमें बताएं कि हमारे व्यूवर्स को कि किस डोजेज में हमें बच्चे को कफ सिरप देना चाहिए, कितनी बारी देना चाहिए, क्या कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं? नहीं, डोसेज का तो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा, ये आप डिसाइड ना करें। नॉर्मली वैसे डोसेज जो है वो जो दवाई होती है उसके अंदर जो उसका जो प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन होती है उसमें लिखा होता है कितनी डोज देनी है, बट फिर भी वहाँ लिखा होता है कंसल्ट योर फिजिशियन, कंसल्ट योर डॉक्टर। तो बिना डॉक्टर की सलाह के अनुसार डोजेज को डिसाइड ना करें। पैरासीटामोल वगैरह फीवर वगैरह की डोज होती है कि एज के हिसाब से वो लिखी होती है, वो उसके हिसाब से दे सकते हैं, बट कफ सिरप की डोज अपने आप ना दें, वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। ओके, कफ सिरप्स का लॉन्ग टर्म यूज़ करने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स सर अगर हैं तो प्लीज़? बिल्कुल, तो उसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो सेडेशन करती हैं, जिससे आपको नींद ज़्यादा आएगी, आप सुस्त हो जाएंगे, या बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ब्रोंकियल्स को डायलेट करती हैं, बट उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि वो ट्रेमर्स हाथ में करते हैं, तो कांपना, ट्रेमर्स बढ़ जाना, हार्ट की गति बढ़ जाना, कभी कभी ज़्यादा तेज़ गति बढ़ सकती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, एडिक्शन हो सकता है बहुत सारा, आपको पता नहीं है। एडल्ट्स में कफ सिरप, खासकर जो कोडिन वाले कफ सिरप थे वो एज एडिक्शन में लोग यूज़ करते थे बहुत सारे, जिनको पीने से बार बार नींद आती थी, उनको अल्कोहल का रिप्लेसमेंट जैसा लगता था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे मेजर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सर क्या हम कफ सिरप्स को किसी और के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे सलाइन ड्रॉप्स आ गए, बेटर रिजल्ट्स के लिए कुछ ऐसा बिल्कुल, है? नॉर्मली जब भी कोई कफ मतलब होता है, कफ का मतलब सिर्फ कफ नहीं होगा, कफ के साथ उसको बच्चे को हल्का माइल्ड फीवर हो सकता है, या फीवर नहीं होगा तो सोर थ्रोट हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, या नेजल कंजेशन हो सकता है, नाक बंद हो सकती है, रनिंग हो सकती है, कभी कभी कफिंग के साथ स्पोटम आ रहा होता है, तो कई सारे एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं। तो डिपेंडिंग वन क्या सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन, तब हम दवाएं। नेजल ड्रॉप बहुत अच्छी हैं, बहुत आसान है डालना नेजल सलाइन ड्रॉप्स, और उससे नाक खुली रहती है, बच्चा अच्छे से सांस ले पाता है, बच्चे को सांस की दिक्कत नहीं होगी, और निमोनिया होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, और रिकवरी फास्ट होती है। ऐसे ही जो दूसरी दवाइयाँ हैं जैसे एंटीबायोटिक कब देते हैं, जब एक्सरे में कोई फाइंडिंग आएगी, या कोई टीएलसी बढ़ी हुई है, उसका सीबीसी काउंट बढ़ा हुआ है, बच्चा टॉक्सिक है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा था, हमें उसे एंटीबायोटिक देते हैं। या जो वेट कफ है, मतलब बलगम वाला कफ है, तो उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, जिससे बलगम उसका बाहर आ जाए। और या जिसको अस्थमा वाला कफ है, उसमें भी ब्रोंकोडायलेटर्स ही देते हैं हम। खास करके जो ड्राई कफ है, बिल्कुल एंटी एलर्जिक कफ है, जिसमें लग रहा है कोई और सिम्टम साइन नहीं, उसमें हम कफ सब्सटेंट जो डेक्सामेथासोन है, क्लोरोफेनामाइन है, एलेंगरा, मतलब ऐसे एंटी एलर्जिक कफ सिरप्स हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर द वैल्यूएबल टाइम। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर डी के गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल। आपने देखा डॉक्टर साहब ने कितने हमें अच्छे से समझाया कि बच्चों के लिए कफ सिरप कितना हानिकारक भी हो सकता है, और इसे किस तरीके से दे, डॉक्टर की सलाह के बाद ही दे। पुरानी मेडिकेशन के बिहाफ पे आप अपने बच्चे को मेडिकेशन ना दे। अगर आपके मन में भी कोई अभी सवाल हैं जो हमने इस वीडियो में कवर ना किए हों, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें, हम आपके सवालों का जवाब खुद यहाँ से देंगे। धन्यवाद। थैंक यू।